अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये जो चैप्टर है इसकी आज हमारी 4th क्लास है। इसमें हमारा टॉपिक है आज का मोहरे, लिपि तथा बाट। एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर, इन्हें आप देखें बच्चों, ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसकी लिपि के अक्षर है। ये आप इनको ध्यान से आप देखो किस तरीके से ये चित्रांकन लिपि के अनुसार है ये, ठीक है। और ये लिपि बच्चों जो है दाएं से बाएं लिखी गई है, यानी कि राइट की तरफ से आप जो है लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे आप। मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों को दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रा अंकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। यहां रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, ठीक है, मुद्रा का अंकन। मिट्टी के इस टुकड़े पर कितनी मोहरों की छाप है? देखो इस पर 2 छाप है। एक तो ये है जो बैल वाला आपका हमारा जो एक सींग वाला बैल है उसकी है, और एक छाप ये इधर है, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे इस पे ये उसका नाम और वो लिखा हुआ है। तो मतलब जो है नॉर्मली जो 3 छाप मार लेते हैं, जिसने मतलब वो छाप लगाई है उसका मालिक का नेम और पता इस पे नीचे लिखा होता है, और 2 छाप ये ऊपर है। एक रहस्यमय लिपि, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, ये आज तक बच्चों पढ़ी नहीं जा सकी है। हमारे पुरातात्विक और इतिहासकार इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रहस्यमय लिपि ये बनी हुई है। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों के सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, यानी कि छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि आज तक बच्चों पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह पर एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि यह जो है चित्रांकन लिपि है बच्चों। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच में इसके चिन्ह हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ओर, समझ रहे बच्चों, जो है दाएं से बाएं ओर, इधर को दाएं से बाएं ओर यह लिपि लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया, जिसने उसने जो है आगे बाईं तरफ छोटा छोटा लिखा। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के आवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, ये वे वस्तु हैं जिन पर जो है प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी हुई हमें मिली है। क्या क्या है एक बार दोबारा देखते हैं। मोहरे हैं, तांबे के औजार हैं, मर्तबान के आवट हैं, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं हैं, ठीक है। आभूषण हो गए बच्चों हमारे, और अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट है, ठीक है। एक ये जो हमारा शहर है धोलावीरा, गुजरात में, कच्छ के रण में, तो वहां पे एक पत्थर मिला है, एक बहुत बड़ा मतलब जो है शिलालेख है।
तो उस पर हड़प्पा लिपि के चिन्ह जो है लिखे हुए हैं। वह जो पत्थर है अब तक जैसे हजारों स्थल हड़प्पा सभ्यता के हमें प्राप्त हुए हैं, हजारों शहर, तो उन हजारों स्थलों में जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है जिसमें जो है हड़प्पा लिपि के अक्षर हमें खुदे हुए मिले हैं। बाढ़ विनिमय बार्टों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली पर नियंत्रित थे, यानी कि हम किसी भी मास का मेजरमेंट करेंगे, द्रव्यमान को नापेंगे हम, तो उसके लिए हम जो है बाट का यूज करते थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर के, कौन से पत्थर के हैं ये, चर्ट नामक पत्थर के बने थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित यानी घनाकार है। क्या शेप है इनकी, घन की आकार के हैं, घन कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी हैं, ठीक है, यानी कि द्विधारी इनके मानदंड है, जैसे 1 है, 2 है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का जो है डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, इस तरीके से 12,800 तक इनकी मेजरमेंट है। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मानकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़े भी मिले हैं। प्राचीन सत्ता, ठीक है, उस टाइम में जो है शासन किस तरह का है, सत्ता किन लोगों की है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिलती है जिसको हम देखते हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसे कि मृद भांडों, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है, यानी कि एक जैसे मृद भांड है, लगभग एक जैसी मोहरें हैं और लगभग एक जैसे बाट हैं और एक जैसे ईंटें हैं। ईंटों का अनुपात, ईंटें अधिकतर जो है धूप में सुखाई गई या आग में पकाई हुई ईंटें हैं, उनका अनुपात बच्चों हम बता चुके हैं आपको, 4:2:1, यानी कि 4 लंबाई है, 2 उसकी चौड़ाई है और 1 उसकी ऊंचाई है। 4:2:1 के अनुपात में हमें ईंटें मिली हैं जो धूप में पकाई गई हैं और जो है आग में पकाई गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की हैं, ठीक है, यानी कि जम्मू से लेकर गुजरात तक एक ही अनुपात की ईंटें हमें प्राप्त होती हैं। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था, तो इसी के आधार पर बच्चों हम ये लगाते हैं, जो जैसे हमें ईंटें मिली है तो जम्मू से लेकर गुजरात तक एक ही आकार की ईंटें हैं, ठीक है, और जो शहर निर्माण की योजना है वो भी लगभग जो है एक सी है। जो मोहरें हैं वो बिल्कुल सेम प्रकार की हैं। बहुत सारे जो मिरण मूर्तियां हैं वो भी समान तरह की हैं। तो इन सारी बातों से ये हम लगाते हैं कि कोई ना कोई एक प्राचीन सत्ता रही होगी जिसकी लक्षण में, जिसके शासन में ये सब इतने बड़े क्षेत्र पर यह सभ्यता एक जैसी चीजों को अपना रही है। यहाँ पे एक पुरोहित राजा का फिगर दिया हुआ है बच्चों, देखो देखो बियर्ड कितनी शानदार तरीके से बनाई गई है, ठीक है, एक बनावट आप बच्चों देखेंगे, ये इनकी आईज है, ये पलके हैं, लिप्स देखेंगे आप, ये बियर्ड कितनी शानदार है। आज के बार्बर भी इस तरह की कटिंग नहीं कर पाते, देखिए बच्चों। और ये जो है एक जालीदार जो है वो फूलों की जाली, फूलों का बना हुआ एक उस पर क्लॉथ ऊपर से कवर किया गया है, तो इसे एक पुरोहित राजा की संज्ञा जो है दी जाती है बच्चों। प्रासाद तथा शासक, तो प्रासाद और शासक सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी। तो
मोहनजोदड़ो में एक जो है क्या मिला है, एक बहुत बड़ा विशाल भवन मिला है, जिसे हमारे पुरातत्वविद कह रहे हैं कि ये जो है राजा का प्रासाद है, यानी कि उसका राजमहल है, जहां वो अपना बैठकर जो है फैसले लेता था और जो है अपना दरबार लगाता था। परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। मूर्ति किस किस चीज की है? पत्थर की मूर्ति है, पुरोहित राजा की संज्ञा इसे हम जो है बच्चों दे रहे हैं। यह नाम आज भी जो है प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविदों मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। मेसोपोटामिया में जो है पुरोहित राजा होते थे, यानी कि राजा ही जो है, जो वहाँ धार्मिक अनुष्ठान है उनका संचालन जो है राजा ही करते थे, तो इसलिए वो राजा भी है और पुरोहित का भी काम कर रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में और मिस्र की सभ्यता में। ठीक है, तो इसे जो है पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और ना ही जानने के साधन उपलब्ध है। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी? कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी को सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। और कुछ यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य था। जैसा कि वस्तुओं में समानताओं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात। देखो, नियोजित बस्तियां हैं, मतलब पूरी सभ्यता, पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो बस्ती है वो कैसी है? नियोजित है, प्लान्ड नगर है, सोसाइटी जैसा आज के टाइम में प्लांट शहरों में बनती है। ठीक है, ईंटों का आकार जो है निश्चित अनुपात में है तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है कि अभी तक स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। तो इन सब के आधार पर जैसे नियोजित बस्तियां हैं, ठीक है, और ईंटों का आकार जो है निश्चित अनुपात में है, बस्तियों में जो है जो पानी व्यवस्था की, निकासी की व्यवस्था है वो एक बहुत अच्छे शानदार तरीके से है। हर घरों में जो है कुएं हैं, स्नानागार हैं, तो अच्छा जी। और जो शहर हैं वे भी जो है एक मतलब जो है नियोजित, यानी कि जो है शहर अलग है, दुर्ग का क्षेत्र अलग है। तो एक प्रॉपर तरीके से पूरी जो है वास्तुकला का एक नमूना है यहाँ पे, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि वास्तव में वहां पर कोई सत्ता जो है रही होगी जिसके नियंत्रण में ये युक्ति संगत सब चीजें हो रही थी। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में भी हमारे विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। इसे देखते हैं बच्चों। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश हड़प्पा सभ्यता स्थलों को त्याग दिया गया था। चोलिस्तान बच्चों कौन सा इलाका है? जो हमारा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान राजस्थान में, उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो रेगिस्तान का इलाका है बच्चों, उसे ही हम जो है चोलिस्तान बोलते हैं। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों को आबादी बढ़ने लगी। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसा कि सभ्यता विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों, विशिष्ट मनकों को समाप्त हो जाना। बदलाव का मतलब क्या है बच्चों? जैसे उस तरह की मोहरें नहीं मिलती हैं, उस तरह के विशिष्ट जो हमारे मानक है वो नहीं मिलते हैं, बाट नहीं मिलते हैं। ठीक है, प्लांट नगर, हमारे जो नगर योजना है, एक तरतीब तरीके से नगर योजना बनी थी, वो भी हमें बाद की सभ्यता में नहीं दिखती है, जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है। तो लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। लेखन भी उस तरह का हमें मोहरों पर या जो
वस्तुएं हैं उन पर नहीं मिलता है। लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए ही थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ है। जो आवास निर्माण की तकनीक है उसका भी जो है पतन हो गया तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा, क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। क्यों कहा जा रहा है? अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे बाट हैं, मोहरे हैं, विशिष्ट मानक है वो समाप्त हो गया है। लेखन कला का भी जो है समाप्त हो गई है। लंबी दूरी का व्यापार भी समाप्त हो गया है। जो शिल्प विशेषज्ञता है यानी कि विभिन्न तरह की जो मृण मूर्तियां बनाते हैं, मोहरे बनाते हैं, ठीक है, और जो है विभिन्न औजार बनाते हैं, रोजमर्रा की वस्तुएं बनाते हैं, उन सब की जो है मृद भांड है वो भी थोड़ा सा उनका भी डेक्लाइन हुआ है। ठीक है, आवास निर्माण की तकनीक का भी पतन हुआ है। सार्वजनिक संरचनाएं जो बड़े स्तर पर बनती थी, बड़े बड़े स्नानागार है, भंडागार है, महाविद्यालय है, राजप्रसाद है, वो सब भी बंद हो गए हैं। तो इन सब के आधार पर यह लगा है कि जो सभ्यता है ये ग्रामीण जीवन शैली की ओर अग्रसर हो गई है और इसी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता या अनुवर्ती संस्कृतियां या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन भी है। नंबर 1, वनों की कटाई हो गई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना हो गया, मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरे लिपि, विशिष्ट मानक मृदभांड के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों का पतन हो गया तथा परित्याग कर दिया गया। जैसे परिवर्तन से इस तरह को बल मिलता है, उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी यानी कि 1000 साल, कितना बच्चों, 1000 साल, 1000 साल से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी बच्चों हमें दूसरे नगरीय योजना के लिए, दूसरे शहरीकरण के लिए। यहाँ पे जो है बच्चों उत्तर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के बारे में एक जो है मानचित्र दिया हुआ है, इसका थोड़ा अवलोकन हम करते हैं। रंगपुर, देखो ये आप देख रहे हो बच्चों, ये जो है गुजरात का इलाका है। बहुत सारे जो पॉइंट पॉइंट दिए गए हैं ये ब्लैक में स्क्वायर की शेप में, ये जो है इतने हमारे हड़प्पा के स्थल हमें मिले हैं। तो रंगपुर सेकंड भी एक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक झूकर संस्कृति है, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के का ये पाकिस्तान का जो ये साउथ वाला जो इलाका है इसे हम बोलते हैं सिंधु क्षेत्र। तो इसमें झूकर संस्कृति का क्षेत्र है। ये स्वात घाटी अफगानिस्तान में है बच्चों, देख रहे बच्चों आप। ये समाधान एच हो गया है, उत्तरवर्ती शिशुवल है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र हैं जिनका हमने अवलोकन किया है। एक आक्रमण के साक्षी, ठीक है, ये हमारे जो उस टाइम हमारे जो पुरातत्वविद है, ठीक है, तो उन्होंने जो खुदाई करी है उस खुदाई के आधार पर उन्होंने अपनी बुक में जो चीजें मतलब जो है एनालाइज करके लिखी है, उसी के आधार पर एक आक्रमण के साक्ष्यों का डिस्कशन दिया गया है। ठीक है, डेडमैन लैंड एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वहां बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वेस्ट की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है।
जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 भागों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में RAM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र थे को पुरंदर अथवा गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है या थे? पहले अनुमान माना गया था कि मिथक मात्र थे, लेकिन हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य ही बदल दिया है। अब जो ऋग्वेद में जो पुर है, गढ़ विध्वंसक है, जो इंद्र देवता को कहा गया है, तो उसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर व्हीलर महोदय देख रहे हैं। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो गई? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। RVM व्हीलर हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया जर्नल 1947 से उद्धृत। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल खंड के नहीं है, एक ही समय के नहीं है। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। GF डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 से उद्धृत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में है बच्चों। ये टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास में बच्चों लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर और लाइक करेंगे। बच्चों जिन बच्चों ने पहली क्लास हमारी इस चैप्टर की नहीं देखी है, तो वो जो है बच्चे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।